नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जिला उधमपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर रामनगर में मुठभेड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर रामनगर जाने वाले लोगों से अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में अब रुक रुक कर गोलाबारी शुरू हो चुकी है। लगातार सुबह से ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देख रहे थे कि शाम होते होते यहाँ मुठभेड़ किस तरह से बताई गई और 2 से 3 आतंकवादियों के घिरने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर रामनगर में मुठभेड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और रामनगर जाने वाले जो जितने भी इलाके हैं वहां पर उन इलाकों के अंदर गश्त को बढ़ाया गया। आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन वहां पर जारी कर दिया गया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। बताते चलें कि ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम यहां पर अंजाम दे जा रही है और मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई है जब सुरक्षा बल जिले के रामनगर क्षेत्र के जौफर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इस दौरान खुद को घिरा देखते हुए यहां आतंकियों ने फायर खोल दिया और उसके बाद गहनता से यहां आप देखिए तलाशी अभियान जिस तरह पहले चलाया गया, लेकिन उसके साथ ही मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बलों ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। साफ तस्वीरें आपके सामने कि रामनगर की तरफ जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी यहां पर पूछताछ हो रही है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है और उसके बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त बड़ी अपडेट आप देखिए, पूरे इलाके की घेराबंदी किस तरह से कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और लोगों के साथ यहां पर पूछताछ शुरू हो गई है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, अपडेट कीजिएगा किस तरह से कार्रवाई वहां पर अमल में लाई गई है, क्योंकि अब तो आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? जीरो पर हूं और यही वो जोफड़ का इलाका है। यहाँ पे कुछ देर पहले जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है। लेकिन जो ये इलाका है ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जितने भी यहाँ से लोकल जो मार्ग हैं उनकी प्रॉपर से यहाँ पे गाड़ियों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही जो गाड़ी है उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी जो हमारे पास बड़ा अपडेट आ रहा है कि जिस इलाके के अंदर ये जो इनकाउंटर शुरू हुआ तो उस इलाके के अंदर जो फायरिंग है अभी भी रुक रुक के फायरिंग उस इलाके से हो रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने आशा साफ तौर पर देखा था कि जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर था, उस दरिया के पास जो जितने भी गांव थे वहां पे जो है वो उधमपुर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जाता है, लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन ये जो जोफड़ का इलाका, इस इलाके की ही मैं बात करूं, जिस तरह से हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इन पहाड़, जितने भी ये जो पहाड़ हैं इनके में घेराबंदी की गई है और जितनी भी गाड़ी किशोर, अगर एनकाउंटर चल रहा है तो आवाजाही को बंद किया जाना चाहिए था। देखिए आशा, जितनी भी जो गाड़ियां हैं, जो कोलंता का इलाका है, इस इलाके से किसी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन काफी जो जोफड़ का इलाका है वहां पे काफी रिहायशी इलाका है। लोग जो शहर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कोई दुकान में आता है तो उन लोगों से देखिए प्रॉपर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो उनके खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ से जो हमारे जेएंडके पुलिस के जवान है आगे जाने वो इन लोगों को अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी का जो वहां का सूरत हाल है, वहां पे जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो फिलहाल जो है वो आशा रुका है। 24 मार्च से किशोर ये बड़ी घटनाएं देखी जा रही थी कि एक एक करके संदिग्ध देखे जा रहे थे जिला कठुआ से, अगर हम देखें। फिर उसके बाद महज 17 दिन पहले ही आप देखिए सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके की घेराबंदी शुरू की गई। फिर मजालता, उसके साथ साथ रामनगर एक का इलाका, अब जौफर का इलाका। तो आपको क्या लगता है कि कहां पर चूक रह गई? क्योंकि सुरक्षा बलों पर तो सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इतने दिनों से सर्वाइवल चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशा, आपने साफ तौर पर देखा था कि जो बसंतगढ़ का इलाका था उस इलाके के अंदर अभी भी लगातार 4 से 5 महीने से वहां पे जो है वो लोगों से तलाशी ली जा रही थी, लोगों को जो है बुलाया जा रहा था। लेकिन इस इलाके के अंदर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, जो तहसील मजालता का इलाका है उस इलाके के अंदर भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। ये जो जोफड़ तहसील रामनगर का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन वो जारी था। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है, जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो जो 3
से 4 सस्पेक्ट किसी के घर पे जो मजालता के अंदर पहुंचते हैं, कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं वहां से लेकर जाते हैं, कुछ कपड़े वहां से लेकर जाते हैं। लेकिन अगर वही सस्पेक्ट इस इलाके के अंदर थे तो अभी काफी सवालिया निशान जिस तरह से आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि अभी रात का समय है, रात के समय इस तरह से इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैंने पहले भी कहा आशा कि जो फायरिंग है वो इस इलाके के अंदर जंगल फिलहाल से जो भरा वो रुकी इलाका हुई है, पहाड़ी और से भरा हुआ इलाका है किशोर, लेकिन चुनौतियां काफी तरीके से हैं सुरक्षा बलों के आगे। उसके बावजूद भी इस तरह से अंजाम दे रहे हैं सुरक्षा बल। लेकिन कोई सामान की कोई बरामदगी वहां पर हो पाई है? कितने आतंकियों के घिरने की अब आशंका है? क्योंकि 2 से 3 आपने पहले अपडेट दिया था, अब आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए आशा, अभी डीएसजी उधमपुर रियासी रेंज से हमने बात की है तो इस तरह की उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं दी गई है कि कोई किस तरह का कोई सामान जो है वो उनकी तरफ से हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये जरूर बताया जा है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर देखे गए हैं, उन पर जो है वो घेराबंदी जो है वो की गई है। लेकिन पूरा इलाका अगर फुल स्क्रीन आप छोड़े, देखिए ये वो इलाका है जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ग्राउंड जीरो पे हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आपको आसपास के दूर दराज इलाके होते हैं, इस इलाके के अंदर आपको घर भी जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो फायरिंग इस इलाके के अंदर रुकी है और जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है कि जल्द से जल्द जो 2 से 3 आतंकी हैं इनको जो है वो मार गिराया जाए। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से किशोर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनकाउंटर का सिलसिला जारी हो गया है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 से 3 आतंकवादियों के घिरने की आशंका है, क्योंकि आतंकियों पर जैसे ही शिकंजा कसा उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की है, जिसके बाद एक बार फिर से रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी द्वारा लगाए गए उन 3 बिलों से ध्यान भटकाने के लिए सदन में हंगामा कर दिया गया, जिन्हें उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गैर स्थानीय लोगों को यहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने और सैटेलाइट टाउनशिप्स पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। अपना पक्ष उन्होंने रखा है, क्या कुछ कहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है। जो हो रहा है, यहाँ सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, उमर साहब उस पर खामोश है। लाखों कनाल जमीन दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? ये जो नॉन लोकल्स 83,000, आप मुल्क के अंदर कहीं भी नहीं देखेंगे इतने लोगों को एक साथ 2 साल के अंदर डोमिसाइल मिला हो। तो ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, डोमिसाइल दिया जा रहा है, ये तो सारा एजेंडा है जिसको उमर साहब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यू टेल मी व्हाई नॉट द मुस्लिम्स टेकन ऑन बोर्ड बिफोर ब्रिंगिंग इन दिस अमेंडमेंट? नोबडी, कोई मुसलमान किसी, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी लीडरशिप, सब इसकी। पीडीपी विधायक वजीर रहमान परा ने सरकार पर सदन में भाजपा का साथ देने का आरोप लगा दिया। परा ने यह आरोप भी लगाया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा मुसलमानों का साथ नहीं दे पाई। इस विधानसभा सत्र के संपन्न होने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन मुद्दा मुसलमानों का है, मुद्दा इस्लाम का है, मुद्दा मस्जिदों का है, मुद्दा जियारतों का है। इस वक्त जब 24 करोड़ मुसलमान पूरे मुल्क में परेशान थे और जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र दे रहे थे कि शायद कश्मीर का मुसलमान कोई पैगाम देगा उनके लिए, दे मेड देम टू सरेंडर। दिस हाउस
is normalizing everything that BJP wants to do. This house has refused to stand with the Muslims of India. This house has refused to stand for the mosques of India. This house has refused to stand for the awqafs of India. This house has decided to support BJP. The day Umar Abdullah should have been in this house supporting our resolution, which was against the BJP's amendment. He decided to side with Kiran Rijiju, who tabled the bill in the Parliament of India. 2016 में क्या हुआ उसका मतलब ये नहीं है two wrongs do not make a right. 2010 में क्या हुआ हम भी बता सकते हैं अफजल गुरु को किसने फांसी दी और कब दी, हम भी बता सकते हैं मकबूल भट्ट को किसने फांसी दी, हम भी बता सकते हैं इखवान किसने बनाया, टास्क फोर्स किसने बनाया, एसओजी किसने बनाया, हम भी बता सकते हैं कि आसिया नीलोफर के साथ किसने रेप एंड मर्डर किया। लेकिन हम उन इल्ज़ाम तराशियों की बात नहीं है। मुद्दा उस वक्त वो नहीं है कि 2008 में क्या हुआ, मुद्दा इस वक्त ये है कि 24 करोड़ मुसलमान, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड, एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क में, और 50 एमएलए है इनके पास। क्या जवाजियत है इनके पास? 2016 की जवाजियत है, 2010 की, 2002 की, 87 की, इनके पास क्या जवाजियत है दैट दे रिफ्यूज टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द बीजेपीज वक्फ अमेंडमेंट बिल। कल जब आपकी मस्जिदों पर कब्जा होगा, कल जब आपकी जियारतों पर कब्जा होगा, कल जब आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, कल जब आपको अपने पुरखों कर जियारतों पर नहीं जाने देंगे, उस वक्त ये हमें बोलेंगे कि हमारे पास रेजोल्यूशन लाने के लिए कानून नहीं था। किस कानून की बात कर, किस कानून के हिसाब से 5 अगस्त हुआ, किस कानून के हिसाब से 370 एबॉलिश किया गया, किस कानून के हिसाब से ये असेंबली चला रही है? बीजेपी के एजेंडे को यहाँ हंगामे करने से वहाँ रेड कार्पेट दे रहे थे। ये जिस वक्त इनको मुसलमानों के साथ खड़ा होना था, दे सपोर्टेड एंड होस्टेड अ रेड कार्पेट फॉर द बीजेपी। इन्होंने वक्फ का लूट किया, अपने वर्कर्स को दिया, अपनी पार्टी का दफ्तर बनाया, वहाँ पे नवाज शरीफ की ज़मीन वक्फ पे है, अपने वर्कर्स को दिया है। कोई अस्पताल बना, कोई कश्मीरी मुसलमान को मिला, कोई गरीब को मिला वक्फ की प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में। इस वक्त मुद्दा सिर्फ कश्मीर का वक्फ की बात नहीं है, पूरे बरसगीर में, पूरे मुल्क में इस वक्त मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, उनकी जियारतें, ये बोलते हैं आप हमें दीजिए। ये क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना था? अब्दुल्ला खानदान को देना था। लूट मचाया इन्होंने 70 साल। मुझे बताया इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई वक़्फ़ के पैसे से? न सिर्फ इतना, इस वक्त व्हेन इंडियन मुस्लिम्स 24 करोड़ मुस्लिम्स लिविंग इन दिस कंट्री वी आर लुकिंग अप टू जम्मू एंड कश्मीर दैट अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट विल पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द बीजेपी अमेंडेड बिल, दे रिफ्यूज टू साइड विद द बीजेपी, दे रिफ्यूज टू पास अ रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन हमने टेबल किया वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, जो रेजोल्यूशन हमने इस हाउस में लाया, 60 मुसलमान एमएलए हैं। कौन सा जवाब देंगे? मुझे बताइए, वोट की बात है, ये इस्लाम की बात थी, ईमान की बात थी, दीन की बात थी। ये मुद्दा मस्जिदों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। कल जब आपको अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो ये बताएंगे कि हमें 2016 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ। बीजेपी का एजेंडा चला रहा है, मुझे बताए बीजेपी की मर्जी से चल रहा है। 370 पे, स्टेटहुड पे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, उस रैशनलाइजेशन पे, डेली वेजेस बिल पे, हर मुद्दे पे जो बीजेपी चाहती है वही चल कर रही है यहाँ की असेंबली। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बड़ी आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक को विधानसभा में किराए के गुंडे से पिटवाने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि महराज मलिक द्वारा सदन में उठाए जा रहे सवालों के जवाब देने से बचने के लिए उनके साथ ऐसा बर्ताव यहां पर किया जा रहा है। ऐसा बर्ताव करने का ये आरोप लगा दिया गया कि सवालों से बचने के लिए ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाते हुए विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान लगा दिए। एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर जिस तरीके से हमला किया, हम उसकी कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं और यहाँ से तनबीह करना चाहते हैं कि अगर आप ये सोच के भी किसी पार्टी का एक अकेला एमएलए है और उसको बाहर से गुंडे बुला के आप पटवाने की कोशिश करोगे तो हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ कुछ सवाल हैं हमारे, आज हमारे सवाल है सरकार के साथ भी, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास पुलिस है, जिनका काम था वहाँ पर सिक्योरिटी को देखना, उनसे भी हमारे सवाल हैं। कभी क्या आपके पास महराज मलिक के सवालों के जवाब नहीं हैं इसलिए आप उसको मारने के लिए दौड़ते हैं? और डेमोक्रेसी के अंदर आपको अपनी बात रखनी है, जुबान से, मुंह से आपको अपनी बात रखनी है। ये कौन सी डेमोक्रेसी के अंदर हम जी रहे हैं कि आप लात घूसों से और डंडों से लेके वहां पर बातें करेंगे? और दूसरा हमारा सवाल है, वहां के एसएसपी साहब जो देख रहे थे, उसकी सारी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, सबसे बड़ा अदारा है जम्मू कश्मीर का हमारा, उस अदारे के अंदर ये गुंडे जो थे वो कैसे पहुंचे वहां पर अंदर, और किस तरीके से एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर जो है उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की और इस तरीके से वहां पर सफल हुआ। ये कतर बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी बर्दाश्त। सांबा के सशक्त किसान अंकुश सिंह कृषि विभाग के सहयोग से साथ ही इस सीजन में मशरूम की बम्पर पैदावार उन्होंने की है।
अंकुश सिंह को मशरूम की खेती में न सिर्फ आप देखिए लाभ मिला, बल्कि लखपति किसान उन्होंने यहाँ पर अपने आप को बना दिया है। उन्होंने इस सीजन में 40 लाख की टर्नओवर की है और पढ़ा लिखा ये किसान उद्यमियों और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है। अंकुश सिंह को इस मुकाम तक पहुंचाने में कृषि विभाग ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। इसमें फैमिली की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है और भी बहुत कुछ अपना टाइम भी देना पड़ता है, सब कुछ है। डिपार्टमेंट ने काफ़ी मदद की हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी बार भी इनके पास गए, इन्होंने कुछ ना कुछ गाइड किया, कुछ ना कुछ नया मैसेज, जो हमें नई नॉलेज थी वो यहाँ से मिली। और मैं सभी युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि वो मशरूम की कल्टीवेशन करें और अपना घर और अपने परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करें। 13 जो हमारे शेड्स हैं ये हमने बनाए थे, तो ये बनाने के लिए हमारे पास लेबर बाहर से आती है। तो ये पूरा तैयार करके ये कोई 30,000 के करीब एक जो है शेड बनता है, और उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 2,000 के करीब लिफाफे लगाए हैं जो कंपोस्ट बैग होते हैं। उसमें से 2.5 किलो की एवरेज के हिसाब से हमारी मशरूम निकली है। अभी हम मतलब अगस्त मार्च अप्रैल महीने में अभी बात कर रहे हैं आपके साथ। इस महीने में हम कोई भी मशरूम ग्रोवर जो है वो सर्दियों का मशरूम अभी तक नहीं चला पाता है। ये चलो हमने अपनी मेहनत से, जो अपने सिस्टम से इसको चलाया है, जो अपना कंपोस्ट और ये सारी जितनी भी शेड्स हैं ये डाल के और अपनी लेबर डाल के 22-23 लाख 24 लाख के करीब हमारा इन्वेस्टमेंट हुई थी लास्ट, गाड़ियों के खर्चे डाल के। तो इसमें हमने 40 लाख के ऊपर हमने जो अपनी है वो इस वक्त पैसे अपने बना चुके हैं हम। और ये देखिए कि जब हमारे मन में काम करने का ये हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इधर यूज़ हुई है। आपने देखा कि जो थैच हट्स बने हुए हैं ये, और थैच हट्स को ही यूज़ करके इन्होंने सर्दियों में इस मशरूम, जो बटन मशरूम है, जो हमारा विंटर्स में ही ज़्यादा चलता है, और इन्होंने यहाँ पर कोई 30 के करीब शेड्स बनाए थे, और उन शेड्स को इन्होंने एक अच्छा जो हार्वेस्ट किया है अपना प्रोडक्ट। मोर देन 40 लाख के करीब इनका टर्नओवर हुआ है इसमें। और ये एक जो हमारे युवक हैं, जो हमारी आज युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी एक मिसाल है कि अगर एक कॉमन विलेजर जो है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी के पीछे ना जाते हुए खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप में आके कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक अच्छा मैसेज आ रहा है सोसाइटी में। और इससे हमारे एक और भी फ़ायदा होता है कि जो लोग आज ड्रग अब्यूज़ में लगे हुए हैं, वहाँ से भी जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, उनको काम करने का ये हो जाएगा, तो वो अपनी जो लाइफ है, वो लग्जरियस लाइफ जिसको कहते हैं हम, वो अच्छी तरह से वो गुजार सकेंगे। मरीजों की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ हासिल करने के तौर तरीकों को और बेहतर बनाया गया है। जीएमसी जम्मू में आज एक बैठक के दौरान आयुष्मान भारत का नया पोर्टल लॉन्च किए जाने पर और इस पोर्टल में किए गए बदलावों के बारे में जानकारी भी दी गई। और इन बदलावों से खासतौर पर उन बुजुर्ग मरीजों को फायदा होगा जिनकी बढ़ती उम्र के कारण फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा सकते। जैसे कि जो नया चेंज होता है, इस बार जो चेंज हुआ है हमारे आयुष्मान को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। एक TMS जो पोर्टल हमारा चेंज हुआ है वो 2.0 में कन्वर्ट हुआ है। तो उससे ये था कि पहले हमारे पास आईडीज़ जो थोड़ी लिमिटेड होती थी, अब हमारे पास जितने भी आरोग्य मित्र हैं वो सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं और पेशेंट्स को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा ये चेंज लाया है इसमें। हम अपने मोबाइल के थ्रू OTP लेके पेशेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, उनको सारा बेनिफिट दे सकते हैं। और एक चीज़ जो इन्होंने और भी बड़ी अच्छी ऐड की है वो है कि जिन पेशेंट्स के कोई रीज़न के थ्रू, कोई टेक्निकल इशू की वजह से या कोई किसी भी वजह से जिनके थंबप्रिंट नहीं लगते थे बायोमेट्रिक में, है ना, वो उन्होंने एक MS जो लॉगिन किया है, MS डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू उन्होंने अलग से ही बना दिया है कि जिन पेशेंट्स के मतलब फिंगर्स जिनकी नहीं प्रिंट लग पाते हैं या कोई भी इशू है, उनको भी हम बेनिफिट दे सकते हैं। और आयुष्मान का भी है कि ऑलमोस्ट हर कोई बेनिफिट ले सकता है। और ये सरकार के तरफ से जो जितने भी चेंजिंग हो रहे हैं आयुष्मान की स्कीम को स्मूथ बनाने के लिए, वो बड़ा अच्छा एक शुरुआत है। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी नई चेंजिंग होती रहे और जिससे हमें भी बेनिफिट हो, पेशेंट्स को भी बेनिफिट हो और सबको बेनिफिट हो, हॉस्पिटल को भी। जम्मू के जिला पुलिस मुख्यालय में आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। संवेदना सोसाइटी की ओर से आयोजित इस कैंप का उद्घाटन जम्मू के SSP जोगिंदर सिंह ने किया।
जिसमें डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनके कई किस्म के टेस्ट भी किए। एसएसपी ने बताया कि भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में पुलिसकर्मी डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच पाते, लिहाजा ये कैंप उनके लिए बेहद कारगर साबित होगा। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो पुलिसकर्मी चाहे वो ऑफिसर्स हैं या जवान्स हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, अपने काम में बिजी रहते हैं, डॉक्टर के पास दिखाने का समय नहीं रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं। तो उनके लिए आज यहीं पे इन्होंने कैंप लगाया है। सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलाया है, प्लस टेस्ट करने की भी सुविधा यहाँ पे है। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके हमारे पुलिसकर्मी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और ख़ासकर ड्राइवर्स जिनकी आँखों की स्ट्रेस और लेवल जो है वो ज़्यादा कई बार बढ़ जाता है, उसके लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको यहाँ पे चेकअप करवाएं। आज संवेदना सोसाइटी के माध्यम से हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस परेड में 96th फ्री आई स्क्रीनिंग और जनरल हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो लगाया है। ये कैंप हमने केडी हॉस्पिटल के साथ सहयोग में लगाया है। इस कैंप का इनाग्रेशन हमारे जम्मू के एसएसपी जोगिंदर सिंह साहब के द्वारा और उनकी टीम, जिसमें एसपी नॉर्थ विवेक शेखर साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर फरा मैम के द्वारा किया गया है। हमारा यही मोटिव रहता है कि ऐसी सर्विस, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों तक डोर स्टेप पर प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि आप सबको पता है कि पुलिस के जो हमारे जवान हैं वो निरंतर हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जिस कारण वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपनी देखभाल नहीं कर सकते, अपने स्वास्थ्य के लिए उनके पास समय नहीं है। तो हमने यहाँ ये कैंप उनके लिए लगाया ताकि वो यहाँ पर अपने सारे मेडिकल चेकअप भी करवाएं। ग्रामीण यहाँ ब्राह्मण सभा और वैष्णव द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये सम्मेलन वीरवार 10 अप्रैल को सरोर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे की जाएगी। सभा के प्रधान ओम प्रकाश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी देते हुए ब्राह्मण समाज से ही इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है, आह्वान किया है। ब्राह्मण समाज के लोगों की ये जानकारी देना चाहना कि 10 अप्रैल वीरवार समय दोपहर 12 बजे को लेकर 2 बजे तक ग्रामीण ब्रह्म सभा का वार्षिक सम्मेलन जोड़ा ये सरोर सकराला फार्म मनाया जा रहा है। मैं सारे अपील करना कि सारे लोग इधर शामिल होइए, अपने जड़ी कोई समस्या उन्हेंगी दसन, बाकी अपने विचार रखन। इस सम्मेलन साढ़े मेन जेडे अतिथि हैं वो महाराज गंगाधर शास्त्री जी ने, वो अपने प्रवचन देंगे। मैं सारे की अपील करना कि वो ये आइए उनके प्रवचन सुनना और अपने जीवन की। तो उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में ग्रामीण हलकों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछना ब्लॉक के सलाड इलाके के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। ये सलाड इलाका है जहां पर प्रदर्शन हुआ और सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की गई। बताते चले कि ये सलाड इलाका है जहां पर लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। आज हमने ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार के खिलाफ इसलिए किया है कि जो हाल ही में कल परसों जो 50 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत और बढ़ा दी है। पहले ही लोग महंगाई के कारण बहुत परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और केंद्र सरकार लोगों पर आए दिन कोई न कोई बोझ डालती रहती है। और अब ये 50 रुपये जो गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है, इससे गरीब लोगों पर बहुत बोझ पड़ेगा। और गरीब जो है ये पहले ही कोई इनके पास कोई कामकाज नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, ये भूख की कगार पर हैं। और 50 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ा करके जो लोगों पर बोझ डाला है, इसे वापस किया जाए। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।